हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टीजीटी झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में कॉमर्स के लिए, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहे हैं और इसका हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये डिमांड रहता है और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया जाए। तो चूँकि टीजीटी झारखंड में जो टीजीटी हाई स्कूल के लिए एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम हुआ था 2016 का में फॉर्म भराया था, तो 2016 ही मानते हैं, लेट से एग्ज़ाम हुआ था। बट 2016 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो परीक्षा हुई थी कॉमर्स के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये कॉमर्स का एक सेट है आपके पास। ये हमारे दोस्त ने दिया है, उनका एक सिलेक्शन भी हो गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डिटेल में सॉल्व करेंगे। भले ही 10 ही क्वेश्चन करेंगे बट डिटेल में करेंगे। और देखिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है 2016 के लिए। तो ये कॉमर्स में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था मेन पेपर में, वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका हम लोग स्टैंडर्ड देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड था कॉमर्स का। तो ये हम लोगों की परीक्षा टीजीटी कॉमर्स के लिए है, जो हाई स्कूल के लिए हुई थी, टीजीटी कॉमर्स। और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी कॉमर्स का कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में एक नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें अभी 5 से 7 क्लास हुए हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार नई बन चुकी है। शायद उम्मीद है कि इस सरकार में फिर से टीजीटी की नई वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी तो टीजीटी भी आएगा और आने वाले समय में पीजीटी भी आएगा, दोनों की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी जो वैकेंसी आने वाली है टीचिंग के लिए, वो टीजीटी का आएगा, उसके बाद पीजीटी आएगा। हो सकता है पीजीटी टीजीटी दोनों एक साथ दे दे। और जेट का तो आ ही रहा है लेक्चरशिप के लिए, तो जेट अभी एक ऑप्शन है। और साथ ही साथ एक अभी जो हम लोग फॉर्म भर के रखे थे टेट के लिए, तो टेट भी शायद एग्ज़ाम, टेट का एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा। 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा और ये चारों ऑप्शंस आपके पास अभी खुले हुए, तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप उसमें जा सकते हैं। टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। और जेट के लिए क्या है? जेट के लिए बोलता है कि आपको पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी और प्लस जेट अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो लेक्चरशिप में आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेट नहीं भी है तो काम चलेगा। और टेट के लिए क्या है? तो टेट के लिए तो 2 ऑप्शन है, 1 to 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास है और डीएलएड भी है, 12th लेवल भी है, तो डीएलएड वाला भी यहाँ भर सकता है, 12 डीएल। और यहाँ बोलता है ग्रेजुएशन है अगर आपके पास और बीएड है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12th लेवल पर भी डीएलएड को भरने का ऑप्शन दे देता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो सारे के सारे बैचेज हमारे पास चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेज का फ़ी आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, मेरे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और वहाँ पे लॉगिन करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, लॉगिन कर लेंगे नाम डाल के। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्टोर में जाएंगे, ऊपर में सर्च करेंगे, तो आपको सबसे पहले टीजीटी पीजीटी जो भी आपको सर्च करना वो सर्च करेंगे तो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। और किसी तरह का क्वेरी होगा तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको मदद कर दूंगा। ये है हमारा नंबर, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, सतीश कुमार सिंह। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप आराम से कांटेक्ट कर लें, आपको बता देंगे। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं, तो दोनों क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आते हैं तो भी हम ऑनलाइन आपको देंगे, और ऑनलाइन है तब तो ऑनलाइन है ही, क्योंकि ऑफलाइन में भी बहुत बार अपसेंटिज्म का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है एबसेंट करने का। इसलिए दोनों क्लासेस हम आपको देंगे, ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए। फ़ी सेम ही है, ऑफलाइन वाले को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ी देना होगा और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उनको सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रोसेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोलता है कि निम्न में से किससे प्राप्त आय, यहाँ प्रोसेस नहीं प्रोसीड है, प्रोसेस हम लोग लिख दिए, प्रोसीड मतलब आय होता है। निम्न में से किससे प्राप्त आय को अधिमान शेयरों के विमोचन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए कहाँ से सोर्स लाएंगे। आप पढ़े होंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर का तो रिडम्पशन होता नहीं है, डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का भी रिडम्पशन होता है एक पीरियड के बाद। अगर 15 साल का प्रेफरेंस शेयर है तो 15 साल के बाद उसका पैसा वापस हो जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करने के लिए, रिडम्पशन का मतलब था रीपेमेंट ऑफ कैपिटल,
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो कंपनी मार्केट से पैसा लाई है थ्रू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के जरिए अगर पैसा मार्केट से लाई है 10 साल 12 साल 15 साल के लिए, तो जब 10 साल हो जाता है, मान लिया हम 12 साल के लिए लाए, तो 12 साल जब हो जाएगा तो जिससे हम पैसा लिए हैं उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पूंजी वापस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर को हम तय समय पर जो उसका टाइम था पैसा वापस करेंगे तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप पैसा ला के और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन कौन से सोर्स हैं? तो क्या लगता है कि प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट जारी करोगे, एफडी करवाओगे? एफडी से तो पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, एफडी नहीं करवा सकते हो। डिबेंचर जारी करोगे प्रेफरेंस शेयर बेचने के लिए? नहीं, प्रेफरेंस शेयर बेचने के लिए डिबेंचर नहीं, बॉन्ड नहीं जारी कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिए हम नया शेयर ही बेच सकते हैं। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना चाहते हैं तो हम फिर से एक नया शेयर जारी कर देंगे। वो इक्विटी शेयर भी जारी कर सकते हैं और वो प्रेफरेंस शेयर भी जारी कर सकते हैं। तो नया शेयर जारी कर देंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा इस पैसे से हम इस प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर देंगे। अब जब उसका टाइम आएगा तो देखा जाएगा। तो एक पूंजी का भुगतान करने के लिए दूसरा नया पूंजी लाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है कि फ्रेश कैपिटल अगर हम इशू करते हैं तो वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा बोलता है कि डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट सिग्निफाई। अगर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या बताता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 अकाउंट होता है। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे अगर हम बात करें तो थोड़ा इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इसका अलग तरीका होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो चलिए ये आ गया ना, तो पूरा हम डिटेल ही समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन किसके अंदर आएगा। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ताकि कोई क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वेरी ना हो, एक बार में क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की बात करते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, पुरानी विचारधारा और नया विचारधारा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हम लोग 2 तरह का कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट के लिए, अगर आप उसको भी समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। हम लोग जब बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट करने के 2 कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं। एक है पुराना जिसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पहले लोग कैसे करता था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, पहले आखिर पुराने ज़माने में लोग डेबिट क्रेडिट कैसे करता था, पुरानी विचारधारा। और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक विचारधारा, अभी के समय में लोग कैसे डेबिट क्रेडिट कर रहा है। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप पढ़े होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, लेखांकन समीकरण अवधारणा, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। क्या बताता है? ये बताता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी एसेट का वैल्यू कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं अमेरिकन कॉन्सेप्ट, क्योंकि अमेरिका इसको डेवलप किया इसलिए अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अमेरिका डेवलप किया इसलिए इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। और मॉडर्न वाला ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है, मॉडर्न वाला ही कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा बेस्ट तरीका है। लेकिन हम लोगों को ट्रेडिशनल भी तो पढ़ना है पुराना, तो हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो अभी अब बता रहे थे आपको। तो 2 तरह का रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का। ये ट्रेडिशनल वाला कब स्टार्ट हुआ था? ये 1494, याद कीजिए। ट्रेडिशनल वाला स्टार्ट हुआ था 1494 में। किसने स्टार्ट किया था? लूका पेसियोली ने, CIOLI, लूका पेसोली। कहाँ के थे? तो इटली के थे, इटली के थे। कौन सा सब्जेक्ट के विद्वान थे? तो मैथमेटिक्स के विद्वान थे, मैथ्स के विद्वान थे, जिन्होंने लूका पेसोली ने, इटली के जो व्यक्ति थे मैथ्स के विद्वान थे, उन्होंने क्या ढूंढा था? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। और पूछा जाएगा इससे पहले क्या चलता था? 1494 से पहले दुनिया में अकाउंटिंग होता ही नहीं था क्या? दुनिया में हिसाब किताब नहीं लिखा जाता था? लिखा जाता था। तो 1494 से पहले, बिफोर, इसके पहले क्या चलता था? तो इसके पहले चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम, जो अभी भी चल रहा है छोटे बिजनेस के लिए।
सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था इससे पहले, यानी 1494 से पहले पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम था, सिंगल एंट्री सिस्टम। जब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम डेवलप कर दिया गया तो दो सिस्टम आ गया, डबल और सिंगल। तो अभी दोनों चल रहा है, सिंगल और डबल। सिंगल किसके लिए सूटेबल है? तो ये सूटेबल है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। आज भी छोटे छोटे बिजनेस इसी को यूज़ करते हैं, तो छोटा बिजनेस इसी को यूज़ करता है। और ये सूटेबल है, सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस या बिग बिजनेस, लार्ज बिजनेस, बड़े व्यवसाय के लिए ये उपयुक्त है। तो बड़े व्यवसाय डबल एंट्री सिस्टम लगाएंगे और छोटे व्यवसाय सिंगल एंट्री सिस्टम लगाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए बहुत कम समय में। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है एंट्री सिस्टम का कि हम रिकॉर्ड कैसे, एंट्री सिस्टम का मतलब है, एंट्री मतलब लिखना, सिस्टम मतलब मेथड। आप अपने बिजनेस के लेन देन को कैसे लिखेंगे, उसके क्या तरीके हैं। तो एंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। दो तरह का एंट्री सिस्टम है, सिंगल और डबल। सिंगल दुनिया में जब इस दुनिया का निर्माण जब से हुआ है तब से सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है। तब से कोई ना कोई तो तरीका डेवलप किया होगा ना। मुनीम जी पहले लिखते थे राजा महाराजा के, ना तो मुनीम जी अगर लिखते थे तो कोई तो तरीका होगा ना लिखने का, तो वो सिंगल था। लेकिन जैसे ही 1494 में डबल एंट्री सिस्टम लाया गया लूका पेसोली के द्वारा, और ये क्या लाया, ये कोई बहुत बड़ा करामत नहीं किए हैं, बस ये वही काम किए कि भाई कोई ट्रांजेक्शन होता है उसमें दो पार्टी होते हैं, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, दोनों के यहाँ रिकॉर्ड करो, झगड़ा नहीं होगा। कॉमन चीज़ ये लेकर आया, बहुत बड़ा, ये मैथ्स का आदमी है, अकाउंट्स में मास्टर, अकाउंट्स का फादर बन गया, बताओ। मैथमेटिक्स का आदमी है, इसका साइंस से बैकग्राउंड है, और ये कॉमर्स का मास्टर बन गया, कॉमर्स का पिता ही को बोल देता है लोग, डबल एंट्री सिस्टम का फादर है। क्या दिया ये? कुछ नहीं दिया, कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास नहीं था, इसके पास था, दे दिया। आप खुद सोचिए, अभी गांव के दुकानदार के पास आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, और दुकानदार खाली अपने डायरी में लिखता है, तो गड़बड़ी होता है कि नहीं होता है? खाली अपने डायरी में लिखा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, ना बिल काट के दिया, ना आपको पता चला। अब उसमें अगर रात में 500 बढ़ाइए दिया तो आप क्या कर लीजिएगा? लड़िएगा उससे? होगा, लड़ाई होता है गांव में। देखिएगा, जो जो दुकानदार सिंगल एंट्री सिस्टम रख रहा है उसके साथ हमेशा कस्टमर का लड़ाई होगा, क्योंकि वो खुद रख रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। आप पैसा दिए नहीं चढ़ाएं तो, और 3 महीने बाद फिर बोले पैसा दीजिए, अब आपको याद ही नहीं रहा है। अब हम भी गरज रहे हैं जोर जोर से, तो जब जोर से जो गरजता है ना उसी के बाद सही माना जाता है ऐसे केस में, कि अरे गरज रहा है तो सही नहीं होगा तभी ना बोल रहा है जी। और जो आदमी चुप लगा देता है वो सोचता है कि यही तुम खा के चुप लगा, चुप का है तुम बताओ, इसका मतलब तुम खा लिया पैसा। तो ऐसी स्थिति में सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता था, एक आदमी लिखता था तो बार बार झमेला होता था, कोई लिखा कोई नहीं लिखा। तो ये बोला कि भाई इतना लड़ाई का सबसे बढ़िया तरीका है, 2 डायरी रखो। मान लीजिए कि हम अगर कस्टमर को उधार देते हैं तो हम अपने डायरी में भी लिखेंगे और उसको भी एक कॉपी दिए कि तुम भी उसको लेकर आना, तो जब सामान खरीदने आएगा तो वो भी लेकर आएगा, तो उसके कॉपी में भी चढ़ाएंगे, अपने कॉपी में भी चढ़ाएंगे, तब कोई गड़बड़ी चांस होगा क्या? पैसा दिया तो उसके यहाँ भी चढ़ाएं, अपने यहाँ भी चढ़ाएं, तो दोनों मैच कर रहा है ना। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम, कि 2 बार लिखो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी लिख के दे दो, अपने पास भी लिख के रखो, झगड़ा नहीं होगा। तो यही बात ये बताए, इसलिए इनको फादर बना दिया कि कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है, जिन्होंने अकाउंट्स के दुनिया में बहुत कुछ किया, इन्हें कुछ ही नहीं किया। इसके बाद जो हमारे अकाउंट के एक्सपर्ट आए, जैसे बाटली बॉय थे, इसके बाद जो है उन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया। तो अकाउंटिंग को डेवलप करने में इनका रोल कम है, इनका सिर्फ ये डेवलप करने में रोल है कि भाई किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 पार्टी होता है, एक को डेबिट करो, दूसरे को क्रेडिट करो। क्लियर? और इसी को हम लोग अगर आसान भाषा में समझेंगे तो किसी भी लेन देन में 2 पार्टी होता है, दोनों के डायरी में लिखो। आप अगर कोई हमारे पास पढ़ रहा है स्टूडेंट और हमको फ़ी दे रहा है तो उसको भी एक रिकॉर्ड लिख के देंगे, एक हमारे पास रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन केवल मेरे पास रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अगर भूल गया तो हम बोलेंगे तुम पैसा नहीं दिया है, तो वो देना पड़ेगा उसको, या तो हमारे साथ लड़ाई होगी उसकी कि हम दिए हैं पैसा, हम बोले नहीं दिया, तो मैं हो जाएगा, रिलेशन ख़राब होगा, बिजनेस ख़राब होगा। तो बिजनेस अगर अच्छा करना है तो डबल एंट्री सिस्टम में जाना है, दोनों पार्टी के बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, यही चीज़ याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं किए थे, लेकिन भाई क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना, पहले बार सोचा तो क्रेडिट हम लोग दे देते हैं। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका डेवलप किया है, इसलिए इसको अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और ये अमेरिका इस पर डेवलप किया है कि जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो भैया इसी दोनों को बराबर कर दो ना, कहानी खत्म, सारा लेन देन इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तो 1.5 घंटा 2 घंटा हम इसी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत टाइम आपका किल हो जाएगा। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो बना के डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की। तो जब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है भाई? इसको हिंदी में बोलते हैं खातों का वर्गीकरण। हमारे यहाँ क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलाया जाता है।
बाइलिंगुअल, ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये खातों का वर्गीकरण क्या है, तो जब भी हम बिजनेस में किसी हिसाब किताब को लिखना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको एक खाता में बांटना पड़ेगा। बिना खाते में बांटे, बिना अकाउंट में क्लासीफाई किए आप उसको डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल है कि डेबिट क्रेडिट का रूल्स कौन सा लगाएंगे। तो कौन सा रूल्स लगाएंगे उसके लिए आपको उसको एक अकाउंट में क्लासीफाई करना होगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जब बैंक के साथ आप लेन देन करना चाहते हैं तो बैंक सबसे पहला क्या बोलता है कि सबसे पहले बोलता है आप अपना खाता खुलवाओ, अकाउंट ओपन करवाओ। पहले ये बताओ कि मेरे यहाँ 4 तरह के खाते बैंक में खोले जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, करेंट, सेविंग, रेकरिंग। आप कौन से खाते में आना चाहते हो। अगर आप करेंट वाले हो तो करेंट के जैसा आपका ट्रीटमेंट होगा, आप सेविंग वाले हो तो सेविंग बैंक अकाउंट का नियम कानून आप पर लगेगा, आप रेकरिंग डिपॉजिट वाले हो तो रेकरिंग वाला लगेगा, और अगर आप फिक्स डिपॉजिट वाले हो तो आपके ऊपर फिक्स डिपॉजिट का रूल लगेगा। तो पहले ये तो बताओ कि आप इस चारों में से आते किधर हो। तो आप सबसे पहले खाता खुलवाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन देता है, आप टिक कर देते हैं हम सेविंग बैंक अकाउंट वाले हैं, तो आपको सेविंग की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको एटीएम कार्ड मिलता है, फ़ोन पे मिलता है। एफडी वाले को पूछिएगा तो जो फिक्स डिपॉजिट खाता खुलवाता है उसको एफडी वाले को एटीएम मिलता है क्या, फ़ोन पे का ऑप्शन है क्या, नहीं है। रेकरिंग डिपॉजिट वाले को भी कोई फ़ोन पे नहीं मिलता, एटीएम नहीं मिलता। करेंट वाले को भी एटीएम नहीं मिलता, लेकिन करेंट वाले को चेकबुक ज़बरदस्त मिलता है। करेंट वाले को डिपॉजिट फॉर्म मिलता है, जो जमा पर्ची होता है उसको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। तो भाई जैसा आपका खाता का नेचर वैसा आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी जब हम बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आप किस खाते में आते हो। तो खाते कितने तरह के हो सकते हैं, तो 2 तरह के। पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत, देखो अकाउंट को ऐसे लिखते हैं, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता। अब ध्यान रखिएगा, जो खाता व्यक्ति से रिलेटेड है, जिसमें कोई ना कोई पर्सन के बारे में बात किया गया, वो व्यक्तिगत में आएगा। और जो व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, जिसमें पर्सन का कहीं कोई रोल नहीं है, वो अव्यक्तिगत में। जैसे पेन तो कोई पर्सन नहीं है तो अव्यक्तिगत आएगा। फर्नीचर कोई पर्सन नहीं है तो अव्यक्तिगत आएगा। अब व्यक्तिगत में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा, हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग खाली पर्सन हैं, तो पर्सन में हम लोग तो आएंगे, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं हम लोग, राम मोहन सोहन, इंडिविजुअल, हम लोग तो पर्सन हैं ही। बैंक भी पर्सन होता है, कंपनी भी पर्सन होता है, ये सब के ऊपर पर्सनल अकाउंट लगेगा। फर्म भी पर्सन होता है, जितने छोटे छोटे बिजनेस यूनिट हैं, और इंस्टीट्यूशन भी पर्सन होता है, ये सब पर्सन है। इसको बैंक को, कंपनी को व्यक्ति माना जाता है। अगर व्यक्ति नहीं माना जाता तो इस सब का खाता बैंक में कैसे खुल गया। हम लोग खाता खुलाने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगता है, अंगूठा चिपकवाता है कि अंगूठा से लगाओ भाई, लेकिन ये लोग कैसे खाता खुलवा लिया। कंपनी का, स्कूल का कैसे खाता खुल गया, इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज के नाम से कैसे खाता खुल गया, आदमी तो है नहीं कॉलेज, उसका फ़ोटो कैसे लिया गया होगा, उसका आधार कार्ड कहाँ से बना होगा कॉलेज का। इसका मतलब है कि वो सब लोगों को पर्सन माना जाता है। अब पर्सन भी 3 तरह के होते हैं। ये है हम लोग नेचुरल पर्सन, हम लोग प्रकृति से बने हैं, और ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, इसको कोई न कोई इंसान बनाया। कैसे बनाया, थ्रू लॉ, कानून के जरिए कोई न कोई इंसान इस पर्सन को बनाया है। तो ये सब पर्सन में आएंगे, और इन सब का नाम जो है किस खाते में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब हम बात करते हैं नॉन पर्सनल का या इम्पर्सनल का, तो इसमें 2 आता है। एक आता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और एक आता है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। अब यहाँ इसका शॉर्ट रूल बताते हैं, आप तो जानते हैं इसका रूल। तो रियल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट करेंगे जो कम्स इन होगा, जो पैसा आएगा अपने पास, एंड क्रेडिट करेंगे जो गोज आउट होगा। मतलब ये इसका नियम बोलता है कि जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट, जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट लगेगा किस पर, तो ये लगेगा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो एसेट्स है, वो यहाँ पे आएगा। इसमें सारे खर्चे आएंगे, तो इसका नियम होता है डेबिट एक्सपेंसेस। जितने एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और जितने इनकम होंगे वो क्रेडिट होंगे। इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। यही बात वहाँ पूछ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट क्या शो करता है। देखिए यही बात यहाँ पे पूछ रहा है, जो आपको हम बता रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए कि अ डेबिट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या शो करता है, तभी आपको बताया नॉमिनल अकाउंट का डेबिट शो करता है खर्चा को। देखिए द वैल्यू ऑफ
एन एसेट्स इंक्रीज, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट शो करेगा नॉमिनल में, नहीं, एसेट बढ़ेगा तो रियल में डेबिट शो करेगा। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्री हैज इंक्रीज, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कहाँ पे शो करेगा, अगर लाइबिलिटी बढ़ता है तो पर्सनल अकाउंट में शो करेगा। देयर इज एन एक्सपेंसेस, जी हाँ, एक्सपेंसेस शो करेगा, अगर नॉमिनल का डेबिट होगा तो एक्सपेंसेस शो करेगा, और नॉमिनल का क्रेडिट होगा तो इनकम शो करेगा, ठीक है। तो नॉमिनल का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंसेस शो करेगा। अब एक छोटा सा चीज़ को देखने के लिए आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, अब इसमें से पूछ देगा डबल एंट्री सिस्टम कब कब आया था, डबल एंट्री सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम चलता था, सिंगल एंट्री सिस्टम किस तरह के व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, डबल एंट्री सिस्टम के फादर का नाम क्या था, वो कौन से देश के निवासी थे, किस तरह के विद्वान थे, बात समझ गए। तो ये सब आपको पता चलेगा। अमेरिकन कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है, तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या अमेरिकन कॉन्सेप्ट किस अवधारणा पर आधारित है, तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट एक अवधारणा पर आधारित है जो है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो बहुत सारे एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, आप अगर उसको ठीक से समझेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर दिक्कत हुआ हो तो फिर से वीडियो को जाके देखिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटलाइन ऑफ स्टेप डिजाइन विद द गोल ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड रेदर देन विद द गोल ऑफ स्पेसिफिक डिवीजन। बोलता है क्या कि निम्न में से कौन सी उन चरणों की एक रूपरेखा है, उन चरणों की एक रूपरेखा है जिन्हें विशिष्ट विभागों के लक्ष्यों के अपेक्षा पूरे संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। हम केवल एक विभाग के लक्ष्य को नहीं ध्यान दिए कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम प्रोडक्शन को ध्यान रखते हैं, सेल के ध्यान नहीं रखते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के अगर कोई लक्ष्य विशिष्ट लक्ष्य बनाया जाता है तो उस योजना को क्या बोलते हैं, उसको टेक्टिकल प्लान बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान बोलते हैं, कंटीजेंसी प्लान बोलते हैं, तो उसको स्ट्रेटजिक प्लान बोलते हैं। कंटीजेंसी प्लान होता है आकस्मिक कुछ अचानक घटना घट रहा है उसके लिए बनता है, तो बहुत कम बनता है। टेक्टिकल प्लान भी कम बनता है, ये टेक्टिकल प्लान बनता है चतुर योजना, लेकिन किसी एक पर्पस के लिए बनता है, बस वो पर्पस खत्म, टेक्टिकल प्लान खत्म। ऑपरेशनल प्लान केवल बिजनेस को चलाने के लिए बनता है, प्रोडक्शन सेल ये सब के लिए नहीं, केवल बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेशनल प्लान, तो ये तो सेलेक्टेड है। लेकिन स्ट्रेटजिक प्लान जो है, मोर्चाबंदी रणनीति जिसको बोलते हैं, रणनीतिक योजना, वो बनता है पूरे व्यवसाय के सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजिक प्लान बनता है, मोर्चाबंदी योजना बनती है, याद रखिएगा, मोर्चाबंदी योजना बनती है, स्ट्रेटजिक प्लान बनता है। फोर्थ की बात करें, अब यहाँ भी आपको प्लान के बारे में अगर बात करें तो प्लानिंग दो तरह का होता है। अगर एक चीज़ का डिटेल पढ़ाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 ही क्वेश्चन में। प्लानिंग दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान एकल उपयोग योजना, ऐसी योजना जिसका एक बार बनेगा, एक बार यूज होगा, ख़त्म, और सिंगल यूज प्लान हो गया। और एक होता है स्टैंडिंग यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज प्लान, दोनों SUP है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग यूज प्लान का मतलब है एक बार बन गया उसका हमेशा इस्तेमाल होगा। स्टैंडिंग यूज प्लान का मतलब एक बार कंपनी बना लेती है, उसी प्लान को हर साल यूज करती है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग यूज प्लान। और एक होता है सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान ऐसे प्लान होंगे जो एक ही साल बनेंगे, जैसे बजट, तो बजट तो एक ही बार बनेगा, फिर इस साल ख़त्म हो जाएगा तो अगले साल बजट तो अलग रहेगा ना। अब हर साल बजट अगर सेम रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले साल बेटे की शादी किया, तो टोटल खर्चा पूरा गांव मोहल्ले को खिलाया, तो टोटल खर्चा 2 लाख रुपया का आया, वही 2 लाख का बजट एक साल बाद रखेगा तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, हर चीज़ महंगा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बजट आपको हर साल बदलना पड़ेगा। तो सिंगल यूज प्लान का मतलब ऐसे प्लान, ऐसी योजना जो कंपनी बनाती तो है लेकिन हर बार इसको बनाती है, हर बार चेंज करती है, तो उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान, ठीक है। और कुछ प्लान जैसे नियम, रूल्स, तो रूल्स तो एक बार बनता है कि हमारे यहाँ सिगरेट पीना मना है, मतलब मना है, ऐसा थोड़ी कि अगले साल दे देगा, अलाउ कर देगा कब पीना है। तो एक बार रूल्स बनेगा, उसी रूल्स को हर साल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो योजना एक बार हर साल बनती है उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान, और जो योजना एक बार बनेगी और उसी का इस्तेमाल हर साल होगा उसको बोलेंगे स्टैंडिंग यूज प्लान। अब बोलता है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच से दैट सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। इसमें से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत है जो ये कहता है कि आपको केवल एक ही व्यक्ति से कमांड लेना चाहिए, आदेश लेना चाहिए, ऐसी कौन सी योजना है? तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये देखिए टिक किया हुआ है, जो एग्ज़ाम लिखे थे उनके द्वारा टिक किया हुआ है, लेकिन सब सही बनाए हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, नियंत्रण की एकता, एक ऐसी योजना है जो ये बताता है कि जब भी कमांड लेना हो सुपीरियर से तो एक ही सुपीरियर से आपको कमांड लेना चाहिए। ये हम लोग पढ़े हैं, अगर आप ये पढ़े होंगे कुछ याद होगा, तो ये
ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, प्रबंध का सिद्धांत, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये। और अगर बात करें तो प्रिंसिपल नंबर ये 4 है। प्रिंसिपल नंबर क्या है? 4 है, चौथा नंबर प्रिंसिपल है ये, ठीक है। चौथा नंबर प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जब भी आपको ऑर्डर लेना है तो केवल एक सुपीरियर से लीजिए। अगर एक ही व्यक्ति कमांड करेगा, एक ही व्यक्ति आदेश देगा, तो लोग उस आदेश को समझ पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर देने लगेगा तो जूनियर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, किसका बात माने किसका बात माने। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अप हायर पोस्ट पर, सुपीरियर पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है तो एक होना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति अगर कमांड करता है, ऑर्डर देता है, तो उसको सारे लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर 4 है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन दिए थे? तो हेनरी फ्योल दिए थे। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में हेनरी फ्योल को जानते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल दिया था। और आज भी वो 14 प्रिंसिपल्स यूज़ होता है। आज भी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आज भी हर मैनेजमेंट का जो बंदा है, जो मैनेजर है, वो इस 14 प्रिंसिपल को यूज़ करता है। 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, इसलिए इनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर के रूप में जाना जाता है कि भैया प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता है ये। और आज भी इनका 14 सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है। तो याद रहेगा सबको कि हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिया था। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नंबर 4 में ये बताए थे यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें ये बताता है कि हमेशा याद रखना है कि एक व्यक्ति से, एक सुपीरियर से आपको आदेश लेना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि निर्देश भी एक ही व्यक्ति देगा, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि अगर आप अपनी फैक्ट्री में सारा काम सही तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सही व्यक्ति को चुन के सही काम को बांट दीजिए। वर्क को डिवाइड कीजिए लोगों में। अगर वर्क को डिवाइड कीजिएगा तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की हो जाएगी। अगर हम किसी फलाने व्यक्ति को प्रोडक्शन का सारा काम देखने के लिए दे दिए तो प्रोडक्शन अगर स्लो होगा तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए बोला जाता है काम को बांटिए, डिवीजन ऑफ वर्क। और यूनिटी ऑफ ऑथोरिटी तो नहीं होता है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। विच बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें से कौन ऐसा है जो अल्पकालीन ऋण का स्रोत है? अल्पकालीन मतलब ऐसा स्रोत जहां से कंपनी 1 साल से कम समय के लिए लोन उठा सकती है, पैसा ला सकती है। तो 1 साल से कम समय के लिए पैसा लाने का कौन सा सोर्स है? तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म सोर्स है, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे पैसा मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म सोर्स है। रिटेन अर्निंग तो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म सोर्स हमारा ट्रेड क्रेडिट, व्यापार साख हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स है। व्यापार साख हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी का ही कमाया हुआ प्रॉफिट जो कंपनी बचा लेती है। यानी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो इस प्रॉफिट को 2 काम करती है, लोगों में बांट देती है। कि लोगों में मतलब ऐसा नहीं तो चौक चौराहे पर बांट देती है, जो इसमें पूंजी लगाया होगा उसमें बांट देती है। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, अंशधारियों के बीच में बांटती है तो उसको हम लाभांश बोलते हैं। लाभांश का मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। लाभांश का मतलब लाभ का अंश, पूरा लाभ नहीं बांटती, लाभ का कुछ हिस्सा। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को, जो वहाँ पे पूंजी लगाया हुआ है, उसको बांट देती है, जिसको हम लाभांश के नाम से जानते हैं। और कुछ पैसा बचा लेती है। तो जो पैसा बचा लेती कंपनी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ से पैसा मांगेंगे? कंपनी तो बाहर से पैसा ला नहीं सकती बार बार। तो ऐसे में कंपनी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचा लेती है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन मतलब होता है रोकना। रिटेन मतलब क्या होता है? रोकना। और अर्निंग मतलब कमाई। तो जब आप कंपनी के प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं, रोक के रख लेते हैं, तो ये कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग, याद रखिएगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को का 2 काम करती है, या तो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है लाभांश के रूप में, या तो रोक के रख लेती है। रोक के रख लेती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है उसको डिविडेंड लाभांश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा डिटेल पढ़ाने में, तो हम लोग फिर अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आप अप्रिसिएट करेंगे, आपका कमेंट अच्छा रहेगा, और कुछ अगर कमी हमारे अंदर है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, उसको हम भी इम्प्रूव करेंगे। और हम लोग मिलके अपने मिशन को ज़रूर सक्सेस करेंगे कि अगला जो टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। इसको लेके, चूँकि आप भी सिलेक्शन और हम भी सिलेक्शन दोनों देने के चक्कर में, आप लेना चाहते हैं, हम सिलेक्शन करवाना चाहते हैं कि हमारे लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब हम लोग मिलके किसी एक उद्देश्य के लिए एक साथ काम करेंगे तो शायद हमारा पर्पस पूरा होगा। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो इस कोर्स में लेकर आए हैं, उस कोर्स में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि लाइव क्लास तो होगा ही होगा, जो सब जगह होता है प्रॉपर, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। उसके साथ हम लोग PDF नोट्स दे रहे हैं, एकदम टाइप किया हुआ PDF नोट, हाथ से लिखा हुआ नहीं है,
एमसीक्यू नोट्स अलग से दे रहे हैं, एमसीक्यू नोट्स आपके पास अलग से है। हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, और हर टेस्ट को आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 बार आप दे सकते हैं, एक टेस्ट को आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, यानी एक चैप्टर का, एक यूनिट का अगर हम बात करें तो उसके 5 या टेस्ट हैं, 7 टेस्ट है, जितना एमसीक्यू का उतना टेस्ट होगा। इतनी सारी सुविधाओं के बाद पीवाईक्यू आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो ये हो रहा है। और अगर कुछ और भी आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, हम लोग और भी सुविधा को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना है। आपको जो सुविधा बताई गई ये अभी भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो आप ये सब देख सकते हैं, कोई झूठा नहीं बोला जा रहा है, सब आप चेक करिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बोलते कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आप पहले चेक कर लीजिए, है ना। पहले घड़ी डिटर्जेंट का हल कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पहले पूरा चेक कीजिए कि सब कुछ है या नहीं है। और हर बैच में चाहे किसी से भी आप कोर्स खरीदिए, जरूर चेक करके खरीदिए। ऐसा ना हो कि पता चला कोई कंटेंट नहीं है और आप कोर्स खरीद लिए, बाद में दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि रांची के या कहीं के ऐसे इंस्टीट्यूशन है कॉमर्स वाले जो पैसा ले लेते हैं और वो पढ़ाते ही नहीं है, तो गलत बात है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, चाहे जो भी रीजन हो, बिल्कुल गलत है। और आप इसको भी बोलते हैं कि बायर बी वेयर, खरीदने वाले को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो सावधानी ये है कि आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है, जो बात बोला जा रहा है, वो सारा कंटेंट है या नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो हम एक यूनिट का सारा फ्री कर देंगे। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास। यही तो झारखंड का और पूरे देश का एजुकेशन है कि डेमो तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले बिल्कुल, और आपका हक बनता है, आपको देखना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए, फिर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सही लोग हैं उन्हीं का कोर्स बिके, जो गलत लोग हैं उनका कोर्स ना बिके। क्योंकि अगर एक बार कोई गलत कोर्स खरीद लेता है तो उसका विश्वास उठ जाता है बाकी लोगों पर भी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।